नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम घर पर। सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी की पढ़ाई और रिवीजन जो है अच्छे से चल रहा होगा। आज का जो वीडियो है हमारा, इसमें जो हम आपकी आज टॉपिक लेकर के आए हैं वो है संविधान की उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी साथी चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। और अपने साथियों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक अवश्य दें। यदि कोई भी आपकी त्रुटि या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, उस पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप जो क्लास पीडीएफ है वो भी आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज की जो क्लास है हमारी पॉलिटी की संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे है। प्रियम्बल क्या है और उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं आपके, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, या फिर आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, और आपके जो आरओ है, यहाँ तक कि जो आईएएस यूपीएससी ने भी जो प्रश्न पूछे हैं वो भी प्रश्न जो है उद्देशिका से आज की क्लास में कवर शुरू करेंगे आज की क्लास को और देखेंगे हमारा पहला प्रश्न क्या है। और प्रश्न देखने से पहले जो उद्देशिका के बारे में जो है वो हम पहले जानेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने प्रश्नों पर आएंगे। देखिए उद्देशिका क्या है, कैसे लाई गई हमारे संविधान में, किसने प्रस्तुत की, क्या है, ये सारी बातें पहले। पहला है, पहला है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपसे एग्जाम पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946, ये डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है कि संविधान बनाने से पहले, बनाना शुरू करने से पहले जब दो बैठकें हो गई आपकी 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को, क्योंकि 9 को तो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, 11 वाले में आपके परमानेंट अध्यक्ष बने आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 13 को ये बात हुई कि हमारा संविधान कैसा होगा और उसमें क्या क्या चीजें होंगी, इसको लेकर के हमारा मतलब हमारा उद्देश्य क्या होगा संविधान बनाने का। तो वह प्रस्ताव जो था किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए देखिएगा अब जो उद्देशिका है, जो हमने हमारी जो प्रियम्बल है उसमें क्या है, पूरा संविधान झलकता है कि संविधान के अंदर क्या क्या होने वाला है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे झलकती हैं, प्रियम्बल में। तो इसीलिए क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है आपका क्या हो जाता है, संविधान सभा के द्वारा पारित हो जाता है या फिर अंगीकृत किया जाता है। तो ये दोनों ही डेटें जो है, डेट्स जो है आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका बनाई है। जो उद्देश्य प्रस्ताव था जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, इसे ही क्या हुआ, आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या हुआ, हमारी प्रियम्बल में क्या होता है, आपका अमेंडमेंट होता है और अमेंडमेंट के द्वारा क्या होता है, तीन शब्द जोड़े जाते हैं। कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए। ठीक है, और अगला पॉइंट है, अगला है, संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करती है। हमारी जो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में
अपने नागरिकों के लिए कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है? तो कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? 3 प्रकार के न्याय। पहला सामाजिक न्याय, और दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है राजनैतिक न्याय। तो ये भी आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और संविधान की उद्देशिका जो है अपने नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय देती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका क्या है? उद्देशिका के बारे में अपने अपने मत है, उद्देशिका क्या है। तो सर स्वामी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका क्या है? हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उद्देशिका क्या है? हमारे सपनों और विचारों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है उद्देशिका। ये वाक्य किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा। फिर अगले हैं आपके के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या कहा? के.एम. मुंशी ने कहा उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ये बात किसने कही? आप के.एम. मुंशी ने कहा कि जो उद्देशिका है वो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की क्या है? जन्म कुंडली है। जबकि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। अब बात आती है कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो क्या है? इस पे बहुत सारा विवाद हुआ कि जो प्रियम्बल है ये संविधान का भाग है या नहीं। इसमें देखिए, प्रस्तावना को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। यानी कि इससे पहले प्रस्तावना को क्या है? संविधान का भाग नहीं माना जाता था। लेकिन 1973 में एक केस आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में ये स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपकी प्रस्तावना है ये किसका भाग है? ये आपकी जो है संविधान का क्या है? भाग है। अब क्या हुआ? इससे पहले यानी कि केशवानंद भारती केस से पहले बेरूवारीवाद, कौन सा वाद? बेरूवारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। 73 में आपका केशवानंद भारती केस आता है जिसमें माना गया कि हाँ, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। लेकिन इससे पहले बेरूवारीवाद जो है 1960 में ये आ चुका था, और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में एक आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। 1960 में आया आपका बेरूवारीवाद। फिर 1967 में आता है 1967 में आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण। इसमें जो है उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। गोलकनाथ में क्या कहा गया कि जो आपकी प्रस्तावना है, जो आपकी प्रियम्बल है, वह संविधान की क्या है? मूल आत्मा है। और फिर उसके बाद में 1973 में क्या कहा गया केशवानंद भारती केस में कि जो आपका प्रियम्बल है वो क्या है? आपके संविधान का ही एक भाग है। जबकि 1960 में जो बेरूवारीवाद आया था इसमें उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। 67 में क्या हुआ? आपका सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल आत्मा कहा, और केशवानंद भारती केस 1973 में आपके प्रियम्बल को संविधान का ही एक भाग कहा। अगला है अगला पॉइंट है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। कौन सा? मुंबई बनाम यूनियन एक बाद आया 1994 में। इसमें क्या कहा? क्या नाम उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि जो उद्देशिका है वो क्या है? संविधान का भाग है। एक बार तो आपका केशवानंद भारती केस 1973 में कहा, फिर दोबारा उसने फिर से इस बात को दोहराया मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है तथा जो पंथ निरपेक्षता शब्द है ये संविधान का मूल लक्षण है। कैसा है? संविधान का मूल लक्षण किसे का? पंथ निरपेक्षता। किसे? पंथ निरपेक्षता को उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? मूल लक्षण कहा। अगला पॉइंट है उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि उद्देशिका की प्रकृति कैसी है? न्याय योग्य है, न्यायोचित है, या फिर न्याय योग्य नहीं है। तो यहाँ पे उद्देशिका जो है आपकी, उद्देशिका की जो प्रकृति है वह न्याय योग्य नहीं है। ये आपको याद रखना है।
अगला पॉइंट है, प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की। देखिए 3 प्रकार के न्याय अभी हमने आपको बताए थे और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। न्याय कौन से थे आपके? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन से न्याय थे आपके? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जबकि 5 प्रकार के क्या है आपके प्रस्तावना में? क्या है आपकी स्वतंत्रता है? कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। किसकी समानता है? प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है? समानता है। इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, 3 प्रकार के। अगला है आपका, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या? प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? आपका आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा। देखिए नॉर्मली क्या है, आप संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रियम्बल को, यानी कि प्रस्तावना को कहते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 जो क्या है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला अगला पॉइंट है, सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान, सुभाष कश्यप ने क्या कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। संविधान जो है अगर शरीर है तो प्रस्तावना क्या है? उसकी आत्मा है। और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। क्या है? प्रस्तावना अगर नींव है तो संविधान क्या है? उस पर खड़ी हुई एक अट्टालिका है। तो ये भी आपको याद रखना है। और बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। आपसे प्रश्न पूछता है कि किस एक ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है? तो किसने कहा है? आपका बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। तो आपको ये सारे पॉइंट जो है याद रखने हैं और ये सारे पॉइंट जो है आपको याद रखने। यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब आगे देखेंगे हम क्या? अपने प्रश्न उत्तर। क्या? प्रश्न उत्तर देखेंगे किस तरह से प्रश्न जो है आपके पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1949 को, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब आती है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो चुका था, लेकिन उस पे जो है सदस्यों ने सिग्नेचर और साइन नहीं किए थे। उसके अलावा में संविधान के कुछ भागों को, कुछ अनुच्छेदों को क्या किया गया था? लागू कर दिया गया था। लेकिन फाइनली डेट कहा गया था कि हम 26 जनवरी के दिन जो है इसको लागू करेंगे। क्यों 26 जनवरी की? क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 से हम क्या थे? अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। कौन सा दिवस मनाते आ रहे थे? स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस जो हम 1930 से मनाते चले आ रहे हैं, इसी दिन क्या है हम जो है अपने संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे। तो पूरी तरह से जो हमारा संविधान है ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को था। इससे पहले ही एक बैठक होती है, उसमें क्या है संविधान सभा के 284 सदस्यों के द्वारा क्या होता है? संविधान पर सिग्नेचर किए जाते हैं, यानी कि साइन किए जाते हैं और संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 यानी कि 26/1/1950 को ही संवैधानिक की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? यानी कि उस समय पे जब संविधान लागू हुआ तो हमारी जो संवैधानिक वस्तु स्थिति है वो क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र थे हम,
या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे, ठीक है, या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे। ये आपको बता, देखो लोकतंत्रात्मक गणराज्य तो थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या हम हो चुके थे, प्रभुत्व संपन्न भी हो चुके, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी हो चुके थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न थे, सही है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य थे, ये भी सही, लेकिन धर्मनिरपेक्ष थे ये नहीं है, क्योंकि ये शब्द आपका बाद में आपके संविधान में जोड़ा गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला है धर्मनिरपेक्ष शब्द है, इसलिए ये वाला भी नहीं होगा। अगला है हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए थे, सही बात है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गए थे, सही बात है। तो यही वाला यानी कि सी वाला जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, समाजवादी जो शब्द है ये भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये सब जो है आपके बाद में जोड़े गए थे। 26/1/1950 को हम हमारे संविधान में समाजवादी यानी कि संविधान की प्रियम्बल में क्या था, आपका समाजवादी शब्द नहीं था, तो इसलिए जो है आपका डी वाला भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माता का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित, निर्माताओं या निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है। मतलब यह है कि जो संविधान के निर्माता थे, संविधान को बनाने वाले थे, उनका मतलब क्या है कि उनका मत किस में दिखता है, किस में प्रतिबिंबित होता है, उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, या फिर मूल कर्तव्य में, ये आपको बताना है। तो हमारे जो संविधान के निर्माताओं हैं उनका मत किसमें दिखता है, प्रतिबिंबित होता है आपकी उद्देशिका में, क्योंकि उन्होंने जो उद्देशिका बनाई, उद्देशिका में क्या हुआ, हमारा भारत कैसा होगा, हमारे संविधान कैसा होगा, उसमें उन्होंने सारी चीजों को लिख दिया, प्रतिबिंबित कर दिया। यहाँ आप इसको पढ़ करके आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा होने वाला है। तो किसमें हो गया आपका, उनका मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, आपका उद्देशिका में। तो ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। यहाँ पे पूरा तत्व नहीं, यहाँ पे भ्रातृत्व है, भ्रातृत्व, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है, ये बताना है आपको। 3, 5, 2, 1 न्याय कितने प्रकार था, हमने आपको बताया 3 प्रकार का न्याय। स्वतंत्रता कितनी, 5 प्रकार की। समानता कितनी, 2 प्रकार की। और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो आपका ऑप्शन ए जो है यही सही हो जाएगा कि हमारे जो संविधान में है क्या है, 3 प्रकार न्याय, कितने हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की आपकी स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की आपकी समानता है, और 1 प्रकार का आपका भ्रातृत्व की परिकल्पना की गई है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम जो है ये सही है, ये आपको बताना। गणतंत्र, गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, या फिर सार्वभौम सत्ता संपन्न। सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, उसके बाद जनवादी, और फिर धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद में गणतंत्र। फिर आता है आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। लास्ट में आता है आपका सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा कि सबसे पहले हम क्या हुए थे, सार्वभौम सत्ता संपन्न हुए थे, उसके बाद में फिर हम समाजवादी हुए, पंथ निरपेक्ष और लोक, ये सब मिलकर के हम क्या बन गए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ये बताना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र,
या फिर इनमें से कोई नहीं, ये आपको बता। तो हमारा जो देश है, भारत को, इसको संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में क्या है, आपको घोषित किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? अभी हमने आपको बताया समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सारे शब्द किससे जोड़े गए? तीन शब्द जोड़े गए थे 42nd यानी कि 42वां संविधान संशोधन से के द्वारा जोड़े गए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आपके इस शब्द को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए ये आपका होगा समाजवादी, दूसरा था आपका पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और कौन सा शब्द था तीसरा? तीसरा शब्द था आपका अखंडता, अखंडता। तो ये हमारे तीन शब्द जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जोड़े गए। पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये आपको याद रखना है, ये तीनों शब्द जो है हमारे जोड़े गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है ये कौन वर्णित करता है? हमें कौन वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीन अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएस। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? मौलिक अधिकार में कभी धर्मनिरपेक्ष की बात आई? कहीं नहीं आई है। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है हमने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया। क्या किया है? धर्मनिरपेक्ष घोषित किया है या फिर वर्णित किया है। तो आपका क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव अंततः उद्देशिका बना। ये आपका क्या है? ये आपका पॉइंट सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी आपका सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, संशोधन किया जा सकता है, इसलिए ये गलत है, क्योंकि संशोधन होके ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आपका तीसरा जो है गलत हो जाएगा। अगला है पॉइंट, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। सही बात है, यह रद्द नहीं कर सकता। तो आपका जो है एक, दो और चार, कौन सा? एक, दो और चार जो है आपका सही हो जाएगा। एक, दो और चार किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है आपका एक, दो और चार। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, या इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, इसका विधिक स्वरूप जो है वो क्या है? यह लागू नहीं किया जा सकता, यह लागू जो है नहीं किया जा सकता। यही क्या है? इसका विधिक स्वरूप है कि इसे जो है लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि संविधान का, हमारी संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो क्या है? इसे लागू नहीं किया जा सकता। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में, संविधान उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें, 42वें या फिर 44वें। तो आपको पता है 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तीन शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? तीन शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द आपके कौन कौन से? समाजवादी, एक बार फिर से लिख देते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका क्या?
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता, ये तीन शब्द जो है आपके जोड़े गए थे, इससे आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के संविधान के उद्देश्य में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। अगला है आपका 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। 26 जनवरी 1949 को जब हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया, उस समय क्या है, प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे ये आपको बताना है। समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्ष नहीं था, अखंडता नहीं था, फिर गणराज्य नहीं था। तो कौन सा शब्द आपके सम्मिलित नहीं थे ये बताना। देखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों ही शब्द आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा 1976 के द्वारा ऐड किए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये तीनों ही शब्द जो है आपकी प्रस्तावना में नहीं थे, और गणराज्य जो शब्द था वह क्या है आपकी प्रस्तावना में था 26 नवंबर 1949 को भी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही हो जाए। अगला प्रश्न देखेंगे, और आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को के लिए सुनिश्चित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, सही बात है, अभी हमने आपको बताया 3 प्रकार के न्याय। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी बात सही बात है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताई, 3 प्रकार का न्याय बताया। अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानताएं बताई। व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो सभी चारों जो है क्या है, जो संविधान का है आमुख, उसका लक्ष्य क्या है, अपने नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना, अवसर की समानता को सुनिश्चित करना, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भी क्या है सुनिश्चित करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सभी चारों क्या है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है इस क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। क्या है? लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आपने अगर पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत होती है हम भारत के लोग। तो यही चीज इस बात को दर्शाती है कि हम क्या है लौकिक सार्वभौमिकता, इसी का मतलब है कि हम भारत के लोग शब्दों से हमारे जो संविधान की प्रस्तावना ये आरंभ होती है। तो ये कहाँ पे लिखा है? प्रजातांत्रिक जनता के नहीं, हम भारत के लोग शब्दों से। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना है। सभी व्यक्ति पूर्णतः, पूर्णता ने पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है किससे? सार्वभौमिकता से, समाजवाद से, अंतःक्रियावाद से, या फिर इनमें से कोई। तो ये सिद्धांत जो है ये आपका जाना जाता है सार्वभौमिकता से। किससे जाना जाता है? सार्वभौमिकता से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाए। अगला है आपका, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है ये बताना। भारत में अनेक धर्म होंगे, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, या फिर भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो आपका जो भारत में अनेक धर्म ये तो है, लेकिन ये आपका नहीं होगा धर्मनिरपेक्ष का मतलब, ना ही आपका धर्मनिरपेक्ष का मतलब होगा कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी धर्मनिरपेक्ष शब्द की क्या है आपका मतलब नहीं है, भाव नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यहाँ पे जो राज्य शब्द है ये पूरे भारत के लिए कहा गया है, आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मत समझिएगा इसे। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, वो कैसा है? इस्लामिक राष्ट्र है। कैसा है? इस्लामिक राष्ट्र है। तो हमारा जो अपना राज्य राष्ट्र है, भारत राष्ट्र है, ये ना ही इस्लामिक राष्ट्र है, ना ही आपका हिंदू राष्ट्र है। तो इस तरह का कोई भी नाम नहीं है। तो इसीलिए हमने क्या कहा? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि कोई भी एक धर्म का राज्य नहीं है ये। तो ये इसलिए ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया इसे। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ये आपको बता। संप्रभुता उल्लेखित है, लोकतंत्रात्मक ये भी उल्लेखित है, पंथ निरपेक्ष ये भी उल्लेखित है। जो संघीय शब्द है ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका उल्लेखित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, आपका ये सारे शब्द कहाँ पे आपकी प्रस्तावना में उल्लेखित है, लेकिन जो संघीय शब्द है ये आपका प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द भारत संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है। जो लोक कल्याण शब्द है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही है। ठीक पिछले प्रश्न के जैसा ही था, लेकिन शब्दों का हेरफेर हुआ था, यानी कि 2 बार अलग अलग सेम प्रश्न पूछा गया है। तो आपको प्रस्तावना को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से याद करना है कि उसमें कौन कौन से शब्द हैं, और जब है वाले आपको याद होंगे तो यानी कि अगर कोई उनके अलावा में शब्द होगा तो वो शब्द आपका प्रस्तावना में नहीं। अगला है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया? हमने आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। अब इसमें कहा है कि कौन सी वो स्वतंत्रता है जो आपके संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। देखिए, विचार की स्वतंत्रता बताई थी आपको, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आपको जो आर्थिक स्वतंत्रता है इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, ये वो यानी कि संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता की चर्चा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार के हमने आपको न्याय बताए थे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय आपको मिलेगा, लेकिन आपको धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई थी, तो धार्मिक न्याय नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहां भी सही हो जाएगा। अगला है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो इसके अंग नहीं है, नहीं थे, तो आपका नहीं थे सही, सच में ये क्या है, नहीं थे, तो यही आपका सही हो जाएगा। उक्त शब्द यानी कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1977 के संशोधन के द्वारा जोड़ेंगे नहीं, ये जोड़ेंगे आपके 1976 संशोधन 42 यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 1985 में संशोधन के द्वारा जोड़ेंगे नहीं, संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, वर्तमान में है, लेकिन 1950 में ये अंग नहीं थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही जवाब। अगला है प्रश्न, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, डीपीएसपी, उद्देशिका या फिर अनुच्छेद 32? कौन है संविधान की आत्मा कहलाता? तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उद्देशिका को कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पे पूछता संविधान के किस भाग को आपका किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा और हृदय कहा है, तो वहां पे आपका अनुच्छेद 32 हो जाता है, यानी कि अनुच्छेद 32 जो है संविधान की आत्मा और हृदय कहा है किसने? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा? तो जन्म कुंडली किसने कहा था? अभी हमने आपको बताया था, जन्म कुंडली कहा था आपको के.एम. मुंशी ने। क्या कहा था? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा था? प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने? नहीं, ये कहा था आपको बी.आर. अंबेडकर ने। किसने कहा था? बी.आर. अंबेडकर ने आपको संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहां से सही होगा।
अगला है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं? ये कब किया था? तो ये सबसे पहले कब किया था ये आप बताइए। वेरूवारी केस में, सज्जन सिंह केस में, गोलक सिंह केस में, या फिर केशवानंद भारती केस में कहा गया था? तो ये सबसे पहले कहा हिस्सा नहीं बताया था, किसमें? आपको हमने बताया था वेरूवारी केस। किसमें? वेरूवारी यूनियन के बाद में। और बेरूवारी बाद आता है 1960 में, ठीक है। 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था बेरूवारी केस में कि जो प्रस्तावना है वो आपके संविधान का भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, अगला है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये किसमें प्रस्तुत की थी? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली में, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी में, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उद्देशिका संविधान का भाग है। और डी आपका जो ऑप्शन सही होने वाला है वही लिखा नहीं है। और डी वो आपका कौन सा है? केशवानंद भारती केस। क्या? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, या फिर बाद, बाद लिखिए, केशवानंद भारती बाद। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केशवानंद भारती बाद में जो है आपका उद्देशिका को संविधान का भाग कहा था। किसने? उच्चतम न्यायालय ने। अगला है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ये प्रश्न आपका छूट गया था, तो इसे पहले देख लें। निम्नलिखित विवादों में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? क्या? अब देखिए, वहां पे कहा था किसे भाग स्वीकार, लेकिन यहाँ पे मौलिक संरचना का भाग किसमें कहा था? वेरोवरी विवाद में, ए के गोपालन विवाद में, केशवानंद भारती विवाद में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये बताना है मौलिक संरचना का भाग किसमें कहा गया। तो ये आपका किसमें कहा गया था? केशवानंद भारती केस में। किसमें? केशवानंद भारती केस में ये कहा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब। अगला है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? कौन एक संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना, या फिर मौलिक अधिकार? ये प्रश्न हमें लग रहा दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसमें आपका क्या था? संविधान की प्रस्तावना। क्या था? संविधान की प्रस्तावना जो है क्या है? ये हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्यों को क्या करती है? प्रतिबंधित नहीं, प्रतिबिंबित करती है। क्या है? प्रतिबिंबित करती है। यहाँ पे आपको प्रतिबंधित नहीं है, प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंबित करती, करता है या करती? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसके रूप में उपबंध किया? आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किया है आपको ये बताना है। तो आर्थिक न्याय सबसे पहले तो आपने देखा था उद्देशिका में। तो जिसमें उद्देशिका नहीं है वो तो आपका सही जवाब नहीं होगा। तो ये यहां से ये हो गया। और किसमें? उद्देशिका और डीपीएसपी में। किसमें? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या है? इसका उल्लेख उपबंध किया है। किसका? आर्थिक न्याय का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अगला और आज का लास्ट प्रश्न होगा आपके साथ, आपके लिए, निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब हो जाएगा कि सामाजिक समानता जो है संविधान में प्रत्याभूत है।
तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। 30 का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आपकी आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे और अगले नेक्स्ट डे जो आपका वीडियो कल की क्लास, कल जो है आपको, या कल यानी कि वेडनेसडे को आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा पूरे 60 क्वेश्चन का। तो अगली जो हमारी थर्सडे को पॉलिटी की क्लास होगी उसमें जो है हम आपके लिए एक अगला नया टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।